मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, कुछ कारणवश थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आपकी क्लासें कुछ दिन तक नहीं चली थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास ये करेंगे चलती रहे। अभी हम लोग पिछली क्लास में जो है अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने शायद अंतिम में उस दिन कौन सा पढ़ा था, एक समासोक्ति है। समासोक्ति अलंकार हमने पढ़ा था। तो समासोक्ति के बारे में अगर हम देखें, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसमें समासोक्ति में कहते हैं जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो जाए वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति के बारे में हमने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी की लगभग पंक्तियाँ आपकी समासोक्ति अलंकार में मिलेंगी, क्योंकि समासोक्ति शैली का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। अभी हम यहाँ तक देख चुके हैं। आज हम देखते हैं, आज आपका नया है। आज क्या है? विशेषोक्ति। शायद आप लोग नाम सुने होंगे, विशेषोक्ति। अगर यहाँ पर देखें विशेषोक्ति अलंकार की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको देखें तो विशेष प्लस उक्ति। विशेष कथन जो है वही विशेषोक्ति है। अगर हम विशेषोक्ति की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा आपको पहले से ही पता है या जानते हैं। जहाँ इसकी परिभाषा में अगर हम देखें, जहाँ कारण के होने पर हमने आपको बताया कि विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा हम देख रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है। हाँ, विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगर हम इसे देखें, हम आपसे बताएं विशेषोक्ति की पहली बात, इन छोटे छोटे जो गौण स्वरूप अलंकार आपके हैं, यहाँ पर इनकी परिभाषा भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे समासोक्ति का भी पूछा जा सकता है और विशेषोक्ति का भी पूछा जा सकता है। तो हमने आपको बताया विशेषोक्ति क्या है, जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य न हो, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देखें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो पहला उदाहरण आप जानते हैं। हाँ, पहला उदाहरण है जो आप जानते हैं, मुख्य उदाहरण, प्रमुख उदाहरण, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पानी बिच मीन पियासी। पानी बिच मीन पियासी। और उसके बाद दूसरी पंक्ति है, मोहि सुनी आवे हासी। हाँ, यहाँ पर आप देखिए क्या है, पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनी आवे हासी। यहाँ पर बात कही जा रही है कि जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति होता है। जैसे यहाँ पानी बिच मीन पियासी, मछली जो है पानी में है फिर भी वह प्यासी है, यह सुनकर मुझे हंसी आ रही है। तो सही बात है, मछली अगर जल में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो प्यासी रहे। तो पानी में है तो जरूर पानी पिएगी, इसीलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है जो कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है। तो देखें, पहला उदाहरण हमने आपको बताया, पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनी आवे हासी। यहाँ पर पहला उदाहरण है। अगर हम इसमें देखें दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ, दूसरा उदाहरण, नीर भरे नित प्रति सहाय। नीर भरे नित प्रति सहाय। हाँ, रहाय, सहाय नहीं, यहाँ पर प्रति रहाय होगा।
प्रति रहै तौ न प्यास बुझाय। तौ न प्यास बुझाई। यहाँ पर देखिए, नीर भरे नित प्रति रहे, मतलब नीर अर्थात पानी से भरे होने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें, हमने आपको एक अलंकार बताया है, कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि आवे हांसी। तो यहाँ पर मछली अर्थात मछली पानी में होने पर भी क्या प्यासी रह सकती है? तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हो गया। दूसरे उदाहरण की हम बात करें, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए, अर्थात पानी से भरा होने पर भी जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ पे आप प्यास नहीं बुझाई जा रही है, तो भी ये जो है कारण के होने पर भी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला अलंकार हमने आपको बताया, देख लीजिए, लिख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, विशेषोक्ति। पहला अलंकार हमने आपको क्या बताया आज? विशेषोक्ति। जहां पर विशेष उक्ति हो, कारण के होने पर भी कार्य न हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद हम देखें दूसरा क्या हो जाता है? एक दूसरा अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार। हाँ, यहाँ पर हम देखें अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार के बारे में हम देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें अगर हम देखें अर्थ और उसके बाद अंतर और उसके बाद न्यास। अब हम इन तीनों का पहले अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद अर्थ की हम बात करें तो अर्थ का क्या अर्थ होता है? तो भावार्थ, जैसे भावार्थ जो निकलता है वही हमारा अर्थ है। अगर अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा? अंतर की अगर हम बात करें तो अलगाव हो जाएगा, यहाँ पर अलगाव हो जाएगा। और न्यास का अर्थ होता है स्थापित। अब यहाँ हम परिभाषा की बात करें, जो अर्थ में अंतर या भावार्थ अलग करे उसे क्या कहेंगे? उसे अर्थांतर न्यास अलंकार कहेंगे। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, इस अलंकार की अर्थांतर न्यास अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा? जहां किसी, हाँ इसमें देखें, जहां किसी सामान्य बात का, जहां किसी सामान्य बात का, जहां किसी सामान्य बात का विशेष, जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात से, हाँ विशेष बात का सामान्य बात से, सामान्य बात का समर्थन किया जाए तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, अलंकार होता है। यहाँ पर मित्रों हम आपसे बताएं कि हमने आपको बताया कि अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार की हम बात करें, अर्थ, अंतर और न्यास, तीन अर्थ इसमें अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तीन अर्थ इसमें से, तीन शब्द निकलते हैं। तीनों के अर्थ अगर हम देखें,
अर्थ का अर्थ हो जाता है कि भावार्थ। जैसे जो भाव का अर्थ निकले वही तो अर्थ होता है, भावार्थ हो गया। उसके बाद अंतर का अर्थ हो गया अलगाव, और न्यास का अर्थ हुआ स्थापित करना। जैसे आप एक शब्द जानते हैं शिलान्यास, तो वहां पत्थर को स्थापित किया जाता है, वही शिलान्यास है। अब यहाँ पर सिर्फ न्यास की बात है, तो न्यास का अर्थ आप यही समझेंगे कि स्थापित करना। अभी इसके हम अर्थ के बारे में जाने हैं। अब यहाँ पर अर्थांतर न्यास का हम अर्थ अर्थांतर न्यास अलंकार की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। एक बार फिर से देखें क्या है अर्थांतर न्यास अलंकार की परिभाषा क्या है। जहां पर सामान्य बात को विशेष तथा विशेष बात को सामान्य से समर्थन किया जाए तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें या इसके उदाहरण, तो यहाँ पर आप देखिए इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अर्थ का अंतर कैसे होता है यही आपको देखना है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत भुजंग, का करि सकत भुजंग, हाँ का कर सकत कुसंग, यहाँ पर भुजंग नहीं होगा, यहाँ पर कुसंग हो जाएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति में अगर हम देखें तो चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। यहां पर आप देखिए पंक्ति क्या है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर अर्थ का अंतर देखिए कैसे आपको पता चल रहा है। जैसे जो रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो कुसंगत के साथ पढ़ने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सर्प चंदन के विष, देखिए सर्प चंदन जो है, चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन तब भी चंदन अपनी शीतलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन की शीतलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सर्प के अंदर विष होता है लेकिन तब भी चंदन पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको कोई भी किसी का कुसंग पड़ जाए या किसी भी साथ पड़ जाए तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सज्जन व्यक्ति किसी भी दशा में कहीं भी चले जाएं तो सज्जनता का ही प्रयोग, सज्जनता का ही परिचय देंगे, कुसंग का नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से रहीम दास की पंक्ति से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी आपको बताएं कि चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन के वृक्ष पर उसकी शीतलता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए अगला दूसरी पंक्ति अगर हम देखें तो हाँ दूसरा उदाहरण है, हाँ टेढ़ जानी शंका, टेढ़ जान शंका सबका हो, और उसके बाद दूसरा है वक्र चंद्रमहि ग्रसय न राहु।
यहाँ पर आप देखिए बात क्या जाए, टेढ़ जानी शंका सबका हो, वक्र चंद्रमय ग्रसन का हो। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनसे सभी लोग लगाव रखते हैं डर की वजह से, क्योंकि इनसे कोई हमें हानि ना पहुंचे। उसी तरीके से जैसे सज्जन व्यक्ति को कोई कुछ भी कह सकता है तो सज्जन व्यक्ति उसे सुन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे राव जो है चंद्रमा को जब तक अधूरा चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा है, तब तक नहीं ग्रसता है, जब पूर्ण चंद्रमा हो जाते हैं तब उन्हें ग्रस लेता है। तो इस पंक्ति से हमें क्या पता चला कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ज्यादा प्रताड़ित या परेशान किया जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके पास सभी लोग आके बैठते हैं और उनका भाव लेते हैं, क्योंकि पता है कि उनके विपरीत हम जाएंगे तो उसकी हानि हमें पहुंचेगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण हम देखें अर्थांतर न्यास का ही। अर्थांतर न्यास का तीसरा उदाहरण हम देखें, कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तीसरे उदाहरण में हम देखें तीसरा उदाहरण है सबय सहाय सबल के, सबय सहाय सबल के को न निबल सहाय, निबल सहाय पवन जगावत, पवन जगावत आग को, आग को दीपह देत बुझाए, दीपह देत बुझाए। यहाँ पर आपसे हम बताएं कि पंक्ति का अर्थ क्या है। सभी लोग सहाय होते हैं, जो सबल होता है उसी की सभी लोग सहायता करते हैं, और जो निर्बल व्यक्ति होता है उसकी सहायता कोई नहीं करता है। जैसे पवन जगावत आग को, पवन अर्थात हवा आग को जगाता है तो दीपक देत बुझाए। जैसे अगर दीपक जल रहा है तो वहां पर अगर हवा चल जाए तो क्या होता है, वहां पर दीपक बुझ जाता है। तो ठीक है, हम लोग आज कौन सा अर्थांतर न्यास और विशेषोक्ति अलंकार, दो ही अलंकार आज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी लग रही है इस वजह से दो ही पढ़ेंगे, बाकी शाम को नहीं तो सुबह आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। आज सिर्फ दो ही अलंकार पढ़ेंगे, विशेषोक्ति और अर्थांतर न्यास अलंकार। जैसे हम आपको बताएं विशेषोक्ति का अर्थ क्या होता है, यह परिभाषा हमने आपको बताया। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। और अर्थांतर न्यास की हम बात करें, जहां किसी बात को सामान्य से विशेष और विशेष से सामान्य को बताया जाए तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस दो ही अलंकार, अगली क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।